अब अपन देखेंगे सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर के अंदर अपन देखेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू बोर्ड सिटीजन होते हैं, और चार्टर राजस्थान गवर्नमेंट लागू किया था 1998 के अंदर। सिटीजन चार्टर एक इज अ रिटन वॉलंटरी डिक्लेरेशन है, सर्विस जो कि प्रोवाइड करती है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा अबाउट देयर सर्विसेज एंड स्टैंडर्ड्स एंड चॉइस, एक्सेसिबिलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। सिटीजन चार्टर जो कि फर्स्ट इम्प्लीमेंट किया गया था ब्रिटेन के द्वारा। अब राजस्थान पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट इम्प्लीमेंटेड किया गया था 14 नवंबर 2011 को, और नेहरू जी के जन्म दिवस पे 14 नवंबर, ठीक है। और 15 डिपार्टमेंट और 18 डिपार्टमेंट की 15 डिपार्टमेंट की 108 सर्विसेज और 18 डिपार्टमेंट की 155 सर्विसेज देता है, ठीक है। अब प्रेजेंट 25 आई प्रेजेंट के अंदर 25 डिपार्टमेंट की 221 सेवाएं ये लागू किया है इसने, ठीक है। अब अपन देखेंगे प्रोविजंस इसकी ये है कि गारंटीड अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज टू द सिटीजन और इन टाइम बाउंड मैनर के अंदर एवरी डिपार्टमेंट विल अपॉइंट एन एम्प्लॉई फॉर रिसिप्ट ऑफ कंपनीज अंडर दिस एक्ट। ऑथोराइज करेगा एम्प्लॉय को विल गिव एक्नॉलेज टू द एप्लीकेंट इन राइटिंग एंड ऑल्सो मेंशन करेगा डेडलाइन फॉर अटैच डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। तो अपन ने इसके अंदर क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा पहले पेज के अंदर कि सिटीजन चार्टर जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया था 1998 को। और सिटीजन चार्टर जो कि एक रिटन वॉलंटरी डिक्लेरेशन है बाय द सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा राजस्थान गवर्नमेंट ने अबाउट देयर सर्विसेज, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा और सर्विसेज के द्वारा जैसे कि स्टैंडर्ड, चॉइस, एक्सेसिबिलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ट्रांसपेरेंटरी और अकाउंटेबिलिटी इसके अंदर है, ठीक है। सिटीजन चार्टर वाज द फर्स्ट इम्प्लीमेंट किया गया था कब? ब्रिटेन के अंदर पहली बार इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। राजस्थान पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, इसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया कब? 14 नवंबर 2011 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और ये 14 नवंबर नेहरू जी के जन्मदिन के ऊपर। और इसके अंदर 15 डिपार्टमेंट की 108 सर्विसेज को देखा जाता है। फिर होता है 18 डिपार्टमेंट की 155 सर्विसेज को देखा जाता है। और अभी प्रेजेंट के अंदर 25 डिपार्टमेंट की ये 221 सर्विसेज को लागू है इसके अंदर, ठीक है। प्रोविजंस इसके क्या है? इसके प्रोविजंस ये हैं कि एक गारंटी देता है अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज टू द सिटीजन इन द टाइम बाउंड मैनर के अंदर। एक तो गारंटी देता है कि अवेलेबिलिटी होंगी सर्विसेज की टाइम बाउंड मैनर के अंदर, ठीक है। और एवरी डिपार्टमेंट विल अपॉइंट एन एम्प्लॉय फॉर द रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट। हर डिपार्टमेंट के अंदर अपॉइंट किया जाएगा एक एम्प्लॉय जो कि रिसिप्ट करेगा कंप्लेंट इस एक्ट के अंडर में, ठीक है। ऑथराइज करता है ये एम्प्लॉय को कि वो एक्नॉलेज करेंगे एप्लीकेंट की राइटिंग के अंदर एज मेंशन डेडलाइन जैसे कि मेंशन की गई फॉर अटैच डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। अब आता है चौथा, जो इसके अंदर आता है कि सर्विसेज शैल बी प्रोवाइडेड विद द स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर इन केस ऑफ डिले एंड डिनाइल ऑफ सर्विसेज। डेजिग्नेटेड ऑफिसर विल मेंटेन करेगा टाइम बाउंड के अंदर फॉर अपील एंड द अपील ऑफिसर टू द पब्लिक हॉलीडेज विल नॉट इंक्लूड वाइल काउंटिंग द डेडलाइन को काउंट करते समय। डेजिग्नेटेड ऑफिसर विल डिस्प्ले करेगा ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है सर्विसेज से और नोटिस बोर्ड के ऊपर और पब्लिक इन्फॉर्मेशन के अंदर। नो फी विल बी पेएबल फॉर द फर्स्ट अपील के लिए। फर्स्ट अपीलिएटेड अथॉरिटी होगा विद इन 30 days ऑफ
30 डेज ऑफ टर्मिनेट करेगा डेडलाइन को। सेकंड अपील अपीलेट अथॉरिटी होगा विद इन द 60 डेज के अंदर। पेनल्टी मोर देन 500 रुपये की लगेगी और लेस देन 5000 रुपये की लगेगी, और 250 रुपये पर डे पेनल्टी लगेगी। ठीक है, इसके अंदर और फंक्शंस क्या है। चौथा फंक्शन क्या है कि सर्विस शैल बी प्रोवाइडेड विद इन स्टिपुलेटेड मैनर के अंदर सर्विस प्रोवाइड किया जाएगी स्टिपुलेटेड टाइम इन केस ऑफ डिले, अगर डिले होगा और डिनाइल होगा ऑफ सर्विस डेजिग्नेटेड ऑफिसर मेंशन करेगा टाइम पीरियड, और जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, टाइम को मेंशन करेगा, टाइम पीरियड को। फॉर अपील के लिए, और अपीलिएटेड एंड द अपील ऑफिसर टू, अपील ऑफिसर भी मेंशन करेगा। ठीक है, और पांचवा पॉइंट ये है कि पब्लिक हॉलीडेज़ के अंदर ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा वाइल काउंटिंग डेडलाइन को जब काउंट करेंगे तो पब्लिक हॉलीडे के इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। छठा, इसके डेजिग्नेटेड जो ऑफिसर है वो डिस्प्ले करेगा ऑल सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सर्विसेज ऑन नोटिस बोर्ड के ऊपर फॉर द पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए। सातवां, कोई भी फी विल बी पेएबल नहीं होगी फर्स्ट अपील के अंदर। फर्स्ट अपील जब होती है तो फर्स्ट अपीलिएटेड अथॉरिटी विद इन 30 डेज के अंदर ये टर्मिनेट करेगा डेडलाइन। और सेकंड अपील के अंदर सेकंड अपीलिएटेड अथॉरिटी होगा और ये विद इन 60 डेज बताएगा, 60 डेज के अंदर। और अगर उससे ज़्यादा होता है तो फिर पेनल्टी लगेगी 500 रुपये से ज़्यादा, 500 रुपये से, और नॉट लेस देन 5000 से ज़्यादा। 500 रुपये से ज़्यादा होगा और 5000 से एंड लेस देन 5000 से कम, और 500 रुपये से ज़्यादा होगा, और 250 रुपये पर डे भी लगा सकते हैं ये पेनल्टी। इसके बाद आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी के ऊपर, और दिस अमेंडमेंट ऑल्सो एड्रेस करता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट के प्रोविजंस है कि इसके अंदर एडिट किए गए थे 3 नए वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, एडिट किए गए थे फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन पार्ट 4A के अंदर। ये प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्राइब्यूनल्स फॉर द अदर मैटर्स ऑफ 14A के अंदर। ये फ्रीज करता है सीट्स ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस टिल 2001 तक। ठीक है, अब आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो इसके अंदर क्या करेगा, ये बेस्ड है रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पे इसके अमेंडमेंट प्रोविजंस हैं कि इसके अंदर ऐड किए गए थे 3 नए वर्ड, जो कि ये सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी इसके अंदर ऐड किए गए थे। और दूसरा इसके अंदर ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, जो कि पार्ट 4A के अंदर है। इसके अंदर प्रोवाइड करता है अपने को एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एंड ट्रिब्यूनल्स अदर मैटर्स के अंदर, जैसे कि पार्ट 14A के अंदर। ये क्या करता है कि ये फोर्ज करता है सीट्स को क्या करते थे, फ्रीज कर देता है ऑफ लोकसभा के अंदर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस के अंदर टिल 2001 तक फ्रीज कर देता है। और क्या कर सकता है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होंगे वो बियॉन्ड होंगे जुडिशल स्क्रूटनी के बियॉन्ड होंगे। फिर छठा, इसके अंदर कर्टेल करता है पावर्स ऑफ जुडिशल रिव्यू की पावर्स एंड रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिडिक्शन पे। ठीक है, और इसके अंदर जो कि शिफ्ट करी थी 5 सब्जेक्ट को क्या किया था, शिफ्ट किया गया था कहाँ से, अपने स्टेट लिस्ट से किसके अंदर, कंकरेंट लिस्ट के अंदर। जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मेजरमेंट यूनिट्स और जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन को इसके अंदर ऐड किए गए थे 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स
और मेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटनी बनाया था, और कर्टेल की थी पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की। फिर जो कि शिफ्ट किए गए थे 5 सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मेजरमेंट यूनिट्स, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर शामिल थे। 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए थे, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A। ठीक है, फैसिलिटेट करता है प्रोमulgation प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन ए पार्ट ऑफ टेरिटरी, पर कोई भी पार्ट टेरिटरी की इंडिया के अंदर ये इम्प्लीमेंट हो सकती है इमरजेंसी। तो ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटनी बताता है। ठीक है, और ये कर्टेल करता है पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू और रिट ज्यूरिडिक्शन की पावर को, जो दोनों की, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की। ठीक है, ये शिफ्ट करता है 5 सब्जेक्ट्स को फ्रॉम स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर, वो है एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मेजरमेंट यूनिट्स और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड करता है डीपीएसपी के अंदर। एक तो आर्टिकल 39A इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाला, और आर्टिकल 43A ऐड करता है, और आर्टिकल 48A भी इसके अंदर ऐड किया जाता है। फिर इसके अंदर फैसिलिटेट प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर या फिर टेरिटरी के अंदर लगाया जा सकता है, ये भी इसके अंदर दिया गया था। और एक्सटेंड किया गया था वन टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट फॉर 6 मंथ्स और 1 ईयर के लिए, 6 मंथ से 1 साल के लिए। एम्पावर करता है ये सेंटर को कि ये डिप्लॉय कर सकती है आर्म्ड फोर्सेस को एनी स्टेट के अंदर डील विद ग्रेव सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की। ये प्रोवाइड करती है क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज को, ये रेज करती है टेन्योर ऑफ लोकसभा को और एंड स्टेट लेजिस्लेचर को, असेंबलीज को 5 से 6 साल तक का। और ये क्या करता है 10 के अंदर एक्सटेंड करता है वन टाइम ड्यूरेशन जो कि प्रेसिडेंट रूल के द्वारा इन स्टेट फॉर्म 6 मंथ से 1 साल तक का, 1 ईयर तक का। फिर ये क्या करता है एम्पावर करता है सेंटर को और डिप्लॉय करता है आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय करता है एनी स्टेट और जो कि डील करते हैं ग्रेव सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। और ये प्रोवाइड करता है क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज को क्रिएशन के लिए प्रोवाइड करता है। इसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर रेज किया जाएगा टेन्योर ऑफ लोकसभा का टेन्योर को रेज कर दिया था, 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था लोकसभा का टेन्योर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का टेन्योर। अब आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये एनेक्टेड किया गया था भारत जनता गवर्नमेंट के द्वारा, मेनली नलीफाई किया गया था डिस्टॉर्शन जो कि इंट्रोड्यूस हुए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर। ये अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड करता है रिस्टोर करता है ओरिजिनल टर्म ऑफ लोकसभा एंड टेन्योर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देता है पब्लिक न्यूज़पेपर और ट्रू रिपोर्ट्स को, प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट्री और स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड। एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि सेंड कर सकता है एक बार एडवाइस ऑफ कैबिनेट और रिकमेंडेशंस उसके द्वारा जो दी जाती हैं, और ये रिकन्सिडरेशन कर सकता है एडवाइस ऑफ बाइंडिंग में रिकन्सिडर करता है एडवाइस को, तो उसको बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये क्या करता है, ये एनेक्टेड किया गया था जनता गवर्नमेंट के द्वारा और ये नलीफाई किया गया था, नलीफाई द सेम डिस्टॉर्शन जो कि किए गए थे अपने किसके 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। इस अमेंडमेंट के प्रोविजंस क्या थे, ये ओरिजिनल टर्म लेके आता है जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का और लोकसभा का टर्म था वो वाला। ठीक है, इसके बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देता है कि इनको पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर और कोई ऑफ ट्रू रिपोर्ट्स को एंड ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, या तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स से हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स से हो। तीसरा, ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि ये सेंड बैक कर सकता है एक बार कोई कैबिनेट की जो भी रिकमेंडेशन आई है उसके लिए, और अगर उसको दोबारा भेजी जाती है रिकमेंडेशन तो वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर।
अब आता है कि ये रिप्लेस करता है टर्म ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और आर्म्ड रिबेलियन विद रेस्पेक्ट टू द नेशनल इमरजेंसी, और मेड करता है प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी ओनली इन रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट के अनुसार। ये डिलीट करता है राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है और ओनली से लीगल राइट बना देता है। और ये प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स गारंटेड किया जाता है, गारंटेड आर्टिकल 20 और 21 के अंदर, और जो कैन नॉट बी सस्पेंडेड किए जाएंगे नेशनल इमरजेंसी के अंदर। ये ओमिट करता है प्रोविजंस और जो कि टुक करते हैं पावर इन द कोर्ट टू डिवाइस एंड इलेक्शन डिस्प्यूट्स के अंदर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा के अंदर में। इसके अंदर क्या करेगा, ये रिप्लेस करता है किसको, इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन से, ठीक है, और इन रेस्पेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। पाँचवा पॉइंट ये था कि ये मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटर्न एडवाइस। नेशनल इमरजेंसी ये करेगा और जब उसको रिटर्न एडवाइस मिलेगी कहाँ से, कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। छठा, ये क्या करेगा, डिलीट करेगा राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट करके एक लीगल राइट बना दिया उसको। और इसके अंदर क्या होगा कि प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स को जो कि गारंटेड की जाएंगी और गारंटीड बाय द आर्टिकल 20 और 21 के द्वारा जो गारंटेड की गई है वो सस्पेंड नहीं की जाएंगी नेशनल इमरजेंसी के द्वारा, ठीक है। आउट ऑफ पॉइंट, जो कि ओमिटेड द प्रोविजंस विच टुक अवे द पावर ऑफ कोर्ट, जो कि ये ओमिट कर देता है मतलब ख़त्म कर देता है जो कि पावर ले के जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, जो कि कोर्ट की पावर को कम करते हैं, उनको ये क्या कर देता है, इलेक्शन और टुक अवे कर लेता है। और जो भी इलेक्शन के डिस्प्यूट्स हैं जैसे कि प्रेसिडेंट का हुआ, वाइस प्रेसिडेंट का हुआ, प्राइम मिनिस्टर का हुआ और स्पीकर का हुआ, उसको ये और कोर्ट को डिसाइड करने की परमिशन देता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दूसरे अपन देख लेते हैं। वो है जैसे कि 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 के अंदर आया था, जो कि फैसिलिटेट करता है सेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी और बेरूबेरी यूनियन जो कि लोकेटेड है वेस्ट बंगाल के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, प्रोवाइड करती है अपने को इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट 1958 के अंदर। 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो कि पावर करता है पार्लियामेंट को कि ये फॉर एंड न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी को जो यूनाइट करती है स्टेट के अंदर और यूनियन टेरिटरी और स्टेट और यूनियन टेरिटरी को। 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो कि अबोलिश करता है प्रिवी पर्स को और प्रिविलेजेस को फॉर्मर रूल्स और प्रिंसली स्टेट्स के। फिर 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1972 जो कि इंक्रीज करता है नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स को 525 से लेकर 545 बढ़ा देता है। फिर आता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 जो कि प्रोवाइड करता है प्रोवाइड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन और ऐड करता है नया 10th शेड्यूल को इसके अंदर, ठीक है। अब आता है अपने 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960। इसके अंदर क्या हुआ था कि ये फैसिलिटेट करता है कि इसको सेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी को बेरूबेरी यूनियन के अंदर जो कि लोकेटेड है किसके अंदर, वेस्ट बंगाल में, टू पाकिस्तान। और ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडो पाक एग्रीमेंट 1958 के अंदर। और फिर आता है 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966। इसके अंदर क्या होता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म करता है नए स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को, और ये यूनाइटिंग ए स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी बिकम अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। फिर 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंदर क्या हुआ 1971 के अंदर आया और इसको अंदर अबोलिश कर दिया था किसको, प्रिवी पर्स को और जो भी प्रिविलेजेस दी जाती थी फॉर्मर रूलर्स और प्रिंसली स्टेट्स को, ठीक है, 26 के अंदर। फिर आता है 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 के अंदर ये इंक्रीज करता है नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स को 525 से बढ़ाकर ये कर देता है 545, ठीक है। फिर आता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंदर ये डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ये देंगे ग्रांट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन के ऊपर। फिर आता है 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट,
ठीक है। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था 1989 के अंदर, जो कि वोटिंग एज ऑफ 21 ईयर्स से बढ़ा के 21 ईयर्स से कम करके 18 साल कर देता है लोकसभा के अंदर और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन में। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 आता है, जो कि स्पेशल स्टेटस देता है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को, और जो कि डेजिग्नेटेड इट एज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और 70 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और 7 मेंबर ऑफ काउंसिल में इसके अंदर होता है दिल्ली के अंदर। अब 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसके अंदर टोटल मेंबर ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी नॉट एक्सीड करेंगे 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। ठीक है। और ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हु इज डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन के ऊपर शैल बी डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर। ठीक है। इसके बाद में आता है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये आया था 1989 के अंदर, और इसके अंदर क्या होता है कि वोटिंग एज को 21 से कम करके 18 साल कर देते हैं कि जिस इलेक्शंस के अंदर जो भी हो, लोकसभा के इलेक्शंस हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो। फिर 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 के अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि स्पेशल स्टेटस दिया गया था यूनियन टेरिटरी दिल्ली को डेजिग्नेटेड एज ए नेशनल कैपिटल, और इसके अंदर 70 मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के और 7 मेंबर होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के दिल्ली के अंदर। इसके बाद में आता है 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसके अंदर क्या होंगे कि जो टोटल मेंबर्स होंगे वो एक्सीड नहीं करेंगे 15% से ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और लोकसभा के अंदर मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होगी। फिर इसके अंदर ये तो पहला प्रोविज़न था। दूसरा प्रोविज़न इसके अंदर ये था कि ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट हो, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के कोई से भी हाउस का मेंबर हो, वो डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, अगर वो डिफेक्शन के ग्राउंड्स पे डिस्क्वालीफाई कर दिया है तो वो ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड होगा अगर वो अपॉइंट किया गया है मिनिस्टर की तरह, तो वहाँ से भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर आता है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के अंदर आया, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है प्रोटेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। फिर आता है 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018, ये कन्फर्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर। ठीक है। फिर आता है 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये रिजर्वेशन करता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। अब आता है अपने 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 2011 के अंदर। ये क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है किसको, प्रोटेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। ठीक है, 97 के द्वारा। फिर 102 के द्वारा अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अंदर आया था। ये कन्फर करता कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसके ऊपर, नेशनल कमीशन और बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर 2018 के अंदर। फिर आता है 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर। ये क्या करता है, रिजर्व करता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के द्वारा।